वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को जो कि बेस्ड हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज इस टॉपिक के ऊपर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज का टॉपिक देख लिया हुआ है। अगर आपने टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो वीडियो का लिंक जो है आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा ऊपर, आप जाकर के क्लिक करके वहां पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो डायरेक्शन कोसाइंस के पहले सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आता है वो होता है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, तो एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा मेड बाय अलाइन विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब आपके पास में एक स्पेस है यहाँ पे, मतलब थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D जिसको हम बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमारे पास में है। कोई एक लाइन आपके पास में है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में, एक्स के साथ में अल्फा एंगल बनाती है, वाई के साथ में बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाती है। तो इन एंगल्स को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक हमारे पास में है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है? ये जो एंगल आपके पास में अल्फा बीटा गामा मिले, इन एंगल्स पे अगर आप कॉस अप्लाई करेंगे, मतलब कॉस अल्फा, इसके बाद में कॉस बीटा और गामा के ऊपर कॉस गामा अप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स एल, एम और एन से। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, स्मॉल एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा कॉस गामा। फिर इन एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन है आपस में। रिलेशन क्या है भाई? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ये 1। इसको हमने लेक्चर नंबर 12 में प्रूव किया हुआ है, आप वहां पे उसका प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ में कुछ रिमार्क है कि कोई अगर आपके पास में एक लाइन है तो उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट में डीसीएस बोलते हैं। तो जो एक लाइन है इसका डीसीएस जो होता है ये यूनिक होता है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो वर्ड है ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, लाइन के डायरेक्शन से, और एक टाइम में लाइन का एक ही डायरेक्शन होगा। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? इसलिए यूनिक होते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास में दो पैरेलल लाइंस हैं, तो दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? यानी डीसीएस क्या होगा? दोनों का सेम होगा। ये भी सेकंड या थर्ड रिमार्क जो भी आपके पास में था। और फिर उसके बाद में एक्स एक्सिस का जो डीसीएस होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, वो होता है 1,0,0। वाई एक्सिस का जो होता है वो होता है 0,1,0 और जेड एक्सिस का जो होता है वो होता है 0,0,1। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास में टॉपिक हो गया डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। उसके बाद में डायरेक्शन रेशोज हमारे पास में। डायरेक्शन रेशोज का मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो डायरेक्शन रेशोज को जनरली हम लोग ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो जो ए है वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन कोसाइन के पहला डायरेक्शन कोसाइन को, यानी कि एल को। बी प्रोपोर्शनल होगा एम को और सी प्रोपोर्शनल होगा अपने पास में एन को। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे लिखते हैं। ठीक, सो ये आपके पास में डायरेक्शन रेशोज हो गया। उसके बाद में इसके भी कुछ रिमार्क्स हैं, जैसे कि कोई एक लाइन है, एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशोज हमारे पास में होते हैं और डायरेक्शन रेशोज को हम लोग शॉर्ट में DRS लिखते हैं। क्लियर? और फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क जो इसमें है वो ये है कि अगर आपके पास में दो पॉइंट दिए हुए x1 y1 और z1, पहला पॉइंट है x2 y2 और z2, ये आपके पास में दूसरा पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से आपके पास एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है। इन दोनों से एक लाइन L पास हो रही है। तो इस लाइन L का जो DRS होगा, DRS निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यानी कि x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है, तो जब भी आपको दो पॉइंट दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा फाइंड द डायरेक्शन रेशोज, तो आप क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देंगे, कोऑर्डिनेट वाइज, कंपोनेंट वाइज बोल सकते हैं आप इसको। तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद में अगर कोई एक लाइन है, ठीक, और उसके दो DRS हैं,
तो वो दोनों DRS जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो सेम लाइन के अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 DRS है, वो DRS आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि हमने बोला किसी एक लाइन के पास में इनफाइनाइट DRS हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में छोटा सा रिवीजन मैंने करा दिया। चलिए अभी देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री, 60 डिग्री, फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो एंगल यानी कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है। सो अल्फा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, बीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको पूछा है गैमा क्या होगा। ठीक, तो हमारे पास में रिलेशन है L इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1, बट L इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। M इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और N इज इक्वल टू होता है कॉस गैमा, तो N स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू कितना 1। नाउ कॉस अल्फा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, कॉस अल्फा इज 45 डिग्री होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, प्लस कॉस बीटा इज 60 डिग्री पूरे का लगा देंगे होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कॉस 45 डिग्री हमारे पास में 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री हमारे पास में होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/4, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। आप इसको चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 3/4 राइट साइड में जाकर के -3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 4 × 1 4 -3 हो जाएगा अपने पास में 1/4। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर कॉस गामा इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2। सो दो केसेस बनेंगे, देन कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस कौन से एंगल पे 1/2 देता है 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में π/3 हम इसको लिख सकते हैं, या हम लोग 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। सो एक एंगल हमारे पास में आ गया π/3 और 60 डिग्री। दूसरा केस बनेगा इफ कॉस गामा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस कॉस फिर से कितना डिग्री 60 डिग्री यानी कि π/3। बट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग गामा इज इक्वल टू π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में माइनस है, तो राइट साइड के माइनस को हमें प्लस बनाना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए रिमार्क में, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जो हमारा अल्फा बीटा और गामा है ये लेस देन इक्वल टू पाई होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में होती है। तो इस माइनस को अगर हमें खत्म करना है तो हमारे पास में अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में माइनस का cos थीटा। तो जहां पे माइनस का cos थीटा लिखा हुआ है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। अब इस थीटा की जगह पे आपको क्या लिख रहा है π/3, तो क्या लिखेंगे cos पाई माइनस π/3। तो ये जब पाई माइनस थीटा करते हैं ना, तो पाई हमारे पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, माइनस करते हैं मतलब क्लॉकवाइज यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए ये नेगेटिव आता है। ठीक है, तो नेगेटिव को हमने हटा दिया नेगेटिव साइन को, और हमारे पास में 3 × पाई हो गया पाई, 3 × पाई हो गया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, तो ये कॉस गामा की वैल्यू आ रही है। तो यहां से गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 2 पाई/3, और 2 पाई/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो आपके पास एक एंगल आ गया 60 डिग्री, दूसरा आपके पास में आ गया 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर एमसीक्यू भी इसके ऊपर बन सकता है। इफ अल्फा बीटा दिया रहेगा और गामा आपको पूछेगा तो यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में दिया हुआ है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, then find its direction cosines। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 135 डिग्री, और गामा दिया हुआ है हमारे पास में ये दिया हुआ है कितना भाई 45 डिग्री। ठीक है,
तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि LMN पूछा है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा, वैल्यू पुटअप करिए, सॉल्व कर लीजिए। M इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस गामा। इसको मैं बता देता हूं। तो कॉस बीटा का वैल्यू अब हमारे पास में 135 डिग्री ना, कॉस 135 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री में से 180 में से कितना माइनस करे कि 35 डिग्री आए, तो 45 डिग्री माइनस कर दीजिए। ठीक, तो 180 माइनस 45, 180 का मतलब अभी अभी हमने देखा कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से अगर थीटा हम लोग माइनस करेंगे, माइनस कॉस थीटा रहे, तो यहाँ 180 डिग्री में से अगर 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री होता है हमारे पास में 1/√2। सेम इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं n। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको दिया हुआ है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशोज 4, -12 एंड 18 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारे पास में अगर डायरेक्शन रेशोज यानी कि ABC दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन यानी कि LMN फाइंड आउट करना है, तो DRS ऑफ द लाइन आर 4, -12, 18। ठीक, तो ये टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया, बता देता हूं मैं। अगर आपके पास में LMN किसी लाइन का DCS है, ठीक, और ABC उसी लाइन का क्या है, DRS है, तो DCS और DRS में आपके पास में रिलेशन है L इज इक्वल टू होता है +-A/√A² +B² +C², और M इज इक्वल टू होता है +-B/√A² +B² +C², और N इज इक्वल टू हो जाएगा +-C/√A² +B² +C²। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग √A², B², C² फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमको तीनों में बार बार ना फाइंड आउट करना पड़े। सो √A² + B² + C² इज इक्वल टू, ABC का मतलब DRS, और DRS हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 18 का स्क्वायर 324। इसको ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 + 4 हो जाएगा 14, 1 कैरी 1 1 2 4 6 2 8। ठीक, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 484, और 484 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास में 22 होता है। ठीक, 22, 484 का स्क्वायर रूट 22 हो गया। अब जो है LMN फाइंड आउट कर लेते, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, मैं यहाँ पे L इज इक्वल टू ला करके फॉर्मूले पुटअप कर देता हूँ, +-A का वैल्यू हमारे पास में 4/√A² + B² + C², 22 हमने कैलकुलेट करके निकाला। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +-2/11। और दूसरा यहाँ पे है +-B का वैल्यू हमारे पास में है -12, -12/22। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये भी आएगा प्लस माइनस का 2 6 -6 अपॉन कितना हो जाएगा 11, और प्लस माइनस N इज इक्वल टू C। ठीक, तो C हमारे पास में कितना है, C है अपने पास में 18/22। ठीक, सो +-2 से कैंसिल करेंगे तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास में यहाँ पे LMN तीनों मिल गया। अब चूंकि आपका DRS देखिए प्लस माइनस प्लस में, तो आप अगर प्लस माइनस लाइन लगाएंगे तो भी चलेगा, आप प्लस में लेंगे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, माइनस में अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस रखिए, माइनस को मत रखिए, क्योंकि आपको जो DRS है वो किस में दिया हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान सा था ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB बार आर -2 to 1 if A is equal to 415 and length of AB is equal to 6 units, find capital B। B का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जो जो दिया है पहले हम लोग वो सब लिख लेते हैं। तो DRS हमने दिया हुआ है, DRS यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ AB बार R क्या है हमारे पास में -2, 2, 1। फिर उसके बाद में
कैपिटल ए दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है 4,1,5। उसके बाद में लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है। सो लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया भाई, 6 यूनिट्स। ठीक, इन सब का हम लोग यूज करेंगे बी को फाइंड आउट करने के लिए। और कैपिटल बी हमें फाइंड आउट करना है, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट कैपिटल बी इज इक्वल टू, हमने इसको मान लिया x, y, z। ठीक, अब अपने पास में जो भी लाइन ए बी है इसके ऊपर 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए मिल गया, एक पॉइंट बी मिल गया। तो 2 पॉइंट के फॉर्म में डीआरएस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी अभी हमने रिमार्क भी देखा इसके ऊपर। तो डीआरएस ऑफ लाइन ए बी आर क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो x -4 हो जाएगा, कॉमा y -1 हो जाएगा, और z माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, अब आपके पास में ए बी लाइन के 2 डीआरएस है, एक तो -2 to 1 है, दूसरा वाला x -4 y -1 z -5 है। और फिर से हमारे पास में रिमार्क था कि एक ही लाइन के अगर 2 डीआरएस हैं तो दोनों डीआरएस आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। देयरफॉर x -4 अपॉन डीआरएस क्या है, पहला वाला -2 इज इक्वल टू, दूसरा वाला हमारे पास में क्या है यहाँ पे y -1, और इधर का दूसरा वाला क्या है हमारे पास में 2 इज इक्वल टू z -5 अपॉन कितना 1। ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तो ये किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल में होंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, हमने डायरेक्टली x -4 अपॉन -2 कैसे ले लो, मैं एक बार एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो x -4 जो होगा वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, -2 को। ठीक है, तो x -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू -2 हो जाएगा, -2 लेफ्ट साइड में आके डिवाइड करेगा, अपॉन में -2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। सेम इसी तरीके से y -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, z -5 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमने वही लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास में क्या है कि देखिए, जब x -4 अपॉन -2 को हम लोग लैम्डा के इक्वल बताएंगे तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी, -2 जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं -2 जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, -2 लैम्डा हो जाएगा, और ये जो आपके पास में -4 है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, और y इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 2, अगेन लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा, और -1 राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, +1, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा इज लैम्डा, और -5 राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पे हमारे पास में x y z को हमने लैम्डा के फॉर्म में निकाल लिया। नाउ अब जो है लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ ए बी। सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ ए बी का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो अंडर रूट ऑफ ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो ए है 415 जिसको हम लोग x1 y1 z1 मान लेते हैं, और b है xyz जिसको हम लोग x2 y2 z2 मान लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस z -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास में दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, साथ में जो x y z की लैम्डा के फॉर्म में वैल्यू निकाली उसको पुटअप कर देते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक, x के जगह पे हमने क्या पुटअप कर दिया, स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, -2 लैम्डा प्लस 4, और -4 तो ऑलरेडी है, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 और -1 ऑलरेडी है, होल स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू क्या है लैम्डा प्लस 5 और माइनस लैम्डा ऑलरेडी है, पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 36, क्योंकि हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया हुआ है। तो यहां से +4 -4 कैंसल, +1 -1 कैंसल, +5 -5 कैंसल, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा -2 लैम्डा। -2 लैम्डा का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, सेकेंड वाला 2 लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, और थर्ड वाला प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 36। 4 + 4 + 1 ऐड कर देंगे लैम्डा स्क्वायर, दैट इज टोटल 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 9 को 36 से कैंसिल करेंगे, सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 9 4 जा 36 होता है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा +-2, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई, ला करके इसमें एक्स वाई जेड में पुटअप करो। तो यहाँ पे दो केसेस फिर से बनेंगे, वेल लैम्डा इज इक्वल टू -2 ले रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में
-2 इंटू लैम्डा के जगह पे -2 + 4, -2 इंटू -2 + 4 हो जाएगा टोटल 8। y इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू लैम्डा दैट इज -2 + 1, तो 2 इंटू -2 इज -4 + 1 इज -3, और z इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मतलब -2 + 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। सो देयरफॉर आपके पास में कैपिटल B इज इक्वल टू, हमने XYZ माना था और XYZ हमारे पास में आया 8 - 3 + 3, तो ये आपके पास में हो गया व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो B का कोऑर्डिनेट आपके पास में आएगा 8 - 3 + 3। जब आप लैम्डा इज इक्वल टू +2 लेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करिए, B का कोऑर्डिनेट आपके पास में आने वाला है 0, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं 0,5, 7। ठीक, ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपके पास में यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस LMN satisfy the equations phi L + M + 3n is equal to 0 and phi MN - 2LN + 6LM is equal to 0। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक। तो 5mn + -2nl + 6lm = 0, इसको हम लोग लिख देते हैं और इसको कुछ तो इक्वेशन बना लेते हैं। सो 5mn -2l को पहले, n को बाद में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6lm इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लिया। और दूसरा हमारे पास में है 5l + m + 3n इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो -5l - 3n, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे और एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट 2 को हम लोग पुटअप कर देंगे 1 में, तो 5m है जो 5n पहले लिख देते हैं और m के जगह पे हम लोग पुटअप कर देते हैं -5l - 3n -2ln एज इट इज +6m एज इट इज +6l एज इट इज रहेगा, और m के जगह पे आएगा -5l, अरे उल्टा क्यों लिख रहे हैं, -3n इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, -25, 5 × 5 25 ln, -3 5 15n स्क्वायर, -2 ln, और 6 5 -30 l स्क्वायर, 6 3 18 ln इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -15n स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे -2ln -18 दोनों मिलकर के हो जाएंगे -20 -20 मिलकर के हो जाएगा -45 ln -30 l स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास टोटली 0। पूरे इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -15 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड थ्रू आउट बाई -15, तो -15 से डिवाइड करने के बाद बचेगा हमारे पास में n स्क्वायर प्लस 15 3 45 हो जाएगा, तो 3ln आ गया, 15 2 30, तो +2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इसको फैक्टराइज कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन 2 और एडिशन 3 आना चाहिए, तो नंबर आपके पास में आएगा 2 and 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2ln प्लस 1ln प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं n को, तो n कॉमन निकालने के बाद बचेगा n प्लस 2l प्लस l कॉमन निकालने के बाद बचेगा n प्लस 2l इज इक्वल टू 0। फिर से n प्लस 2l कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा n प्लस l इज इक्वल टू 0। Now this implies that either n plus 2l is equal to 0 और n plus l is equal to 0। तो यहाँ से हम लोग l की वैल्यू कैलकुलेट या n इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा -2l और यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा -l। तो यहाँ पे फिर से 2n की वैल्यू मिली, मतलब अपने पास में दोनों लाइन जो दिया हुआ है, ठीक है, उनका डीसीएस या डायरेक्शन रेशियो जो भी है डीआरएस मिलेगा। सो सबसे पहले पहला वाला लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू -2l, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास में m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5l एज इट इज रहेगा, -3n के जगह पे हम लोग लिखेंगे -2l। सो दिस इज इक्वल टू -5l माइनस माइनस प्लस 3 2 6l। सो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा m इज इक्वल टू l। तो हमने m और n की वैल्यू l के फॉर्म में कैलकुलेट की, देयरफॉर DCS of the line
आर, पहला हमारे पास में एल इज इक्वल टू एल रहेगा, दूसरा एम की वैल्यू हमने एल कैलकुलेट की, तीसरा एन की वैल्यू हमने -2l कैलकुलेट की। अब अगर हम इसको एल से डिवाइड करें, एल कुछ तो रहेगा, 1 2 3 4 कोई तो नंबर रहेगा वो, ठीक है। एल से अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो डीसीएस नहीं रहेगा, वो डीआरएस बन जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते तब वो डीसीएस नहीं होता है, तब वो डीआरएस बन जाता है। देयरफॉर डीआरएस ऑफ द लाइन आर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, 1, -2। तो आपको पहली वाली लाइन का डीआरएस मिल गया। नाउ फिर दूसरा केस बनाएंगे, व्हेन n इज इक्वल टू माइनस का l, देयरफॉर फ्रॉम 2 से m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का phi l -3 और n के जगह पे -l। सो दिस इज इक्वल टू माइनस का phi l माइनस माइनस गेटिंग +3l, माइनस phi l प्लस 3l इज -2l। सो m इज इक्वल टू हो गया माइनस का 12। देयरफॉर फिर से हम डीसीएस लिखेंगे, डीसीएस ऑफ द लाइन, सेकेंड लाइन आर क्या हो जाएंगे, l इज इक्वल टू एल रहेगा, m इज इक्वल टू -12 रहेगा और n इज इक्वल टू हमने फिर से कितना लिया हुआ है माइनस का l। तो यहां पे अगर हम लोग इसको माइनस से डिवाइड कर देते हैं ना, -l से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा डीआरएस। देयरफॉर डीआरएस ऑफ द लाइन आर, आप डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं डीसीएस में, तो वो जो नया नंबर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डीआरएस हो जाएंगे, वो डीसीएस नहीं रहेंगे, ये नोट डाउन करेंगे। सो माइनस से अगर हम डिवाइड करें तो पहला वाला प्लस में था, क्या हो जाएगा -1, दूसरा वाला प्लस में था, माइनस में था, प्लस हो जाएगा, और तीसरा वाला भी माइनस में था, किसमें हो जाएगा प्लस में। तो आपको एक लाइन का डीआरएस मिला 1 1 -2, दूसरे लाइन का डीआरएस मिला -1 2 1, ठीक। तो अगर आपके पास में दो लाइन का डीआरएस है तो दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 बोलता हूं मैं, ठीक है, B1 B2 C1 C2, ठीक। सो पहला वाला जो आपके पास में डीआरएस है इसको मैं बोल रहा हूं A1 B1 C1, दूसरा वाला जो इसको मैं बोल रहा हूं A2 B2 C2, ठीक। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में आपके पास में आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और दूसरा आपके पास में बन जाएगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर मॉड क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हमारे पास में 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे है C1 है हमारे पास में -2 मल्टीप्लाइड बाई C2 दैट इज +1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A1 B1 C1 का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और अगले वाले रूट में आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉड क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 1 इंटू 2 इज 2 -2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के 2 हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ये हो गया 6। डिनोमिनेट यहाँ पे अपने पास में -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 फिर 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 ये भी 6 हो गया। सो न्यूमरेटर में से +2 -2 कैंसिल हो गए, आपके पास बच रहा है -1 अपॉन √6, √6 कैंसिल होकर के कितना हो गया आपके पास में 6। देयरफॉर फाइनली आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू, मॉड हटाएंगे तो -1/6 हमारे पास में क्या हो जाएगा +1/6। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/6। नोट डाउन करेंगे। सो अगर आप मॉड लगा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर सपोज आपके पास दो लाइन है या दो वेक्टर है, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तभी आपके पास में cos जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर आप ये एंगल फाइंड आउट करें, सपोज ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा आपके पास में, ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री आएगा। तो मैं क्या करूँ, मैं मॉड लगा दे रहा हूँ, मतलब मैं एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ। एक्यूट एंगल फाइंड आउट करें मतलब मुझे 60 डिग्री मिला, 60 डिग्री मिला, वो भी दोनों लाइन के बीच का एंगल है, 120 डिग्री मिला, वो भी दोनों लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। तो आप जो है कि मॉड लगा देंगे तो आपको एक्यूट में बात करनी रहेगी 0 से लेकर 90 तक, और वो वैल्यूज आपको याद रहती बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.3 जो है वो खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
5.4 के साथ में। और 5.4 का जो हमारे पास में सिनॉप्सिस है वो हम लोगों ने एक लेक्चर नंबर 11 में लिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसके रिमार्क्स, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सब कुछ हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 में लिखा हुआ है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हुआ है तो उसका वीडियो जरूर आप देखिए, ताकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन और क्रॉस प्रोडक्ट कब है, क्यों है, कैसे, सारी जानकारी मिल जाए, और हम क्वेश्चन लेक्चर नंबर 15 जो आने वाला हमारा लेक्चर है अगला वाला, उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए, ताकि आप उनको भी फायदा मिले कुछ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।